सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको टॉपर्स के कैटेगरी में लाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल अधिकतर बच्चे क्या तो इग्नोर करके जाते हैं या फिर उनका इस पे कमांड बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपके सामने 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके एक्सपेरिमेंट्स के, इंस्ट्रूमेंट्स के, जो एनटीए ने पिछले 4 से 5 साल में आपसे पूछा है। आप अगर इसको अच्छे से करते हैं तो मान के चलिए इससे आपको 8 नंबर का सवाल आने की संभावना है, और उससे ज़्यादा भी आ सकता है, और आप उसको फिर श्योर शॉट एग्जाम में निकाल के आ जाएंगे। आप इसको 1 घंटे का चैलेंज के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। इसी वीडियो में आगे जाके इसके हर सवाल का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके अलावा जितने भी आपको टास्क इस चैनल पे दिए हैं, सभी का लिंक आपको नीचे पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलो शुरू करो इसको। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल भी है, 2020 हो, 21 हो, 22 हो, चाहे वो जून शिफ्ट हो, जुलाई शिफ्ट हो, 21 में भी आपका चारों शिफ्ट हो, एक जगह नहीं छोड़ा गया है। अ सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ प्लेस। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज दिस मच and a stopwatch with 1 second resolution measures the time taken for 40 oscillations to be 50 सेकेंड। यानी वो जो आपका घड़ी था, आपने उसमें टोटल 50 सेकेंड मेजर किया, और उसका जो एरर वाला कंपोनेंट है, लीस्ट काउंट, वो आपका 1 सेकेंड है। बढ़िया सर। तो सर पहले तो सबसे बार टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम सीखे हैं पेंडुलम में, दैट इज दिस। यानी कि अगर हम सर दोनों तरफ स्क्वायर करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल, यानी कि सर ग्रेविटी इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वो एरर वाला जो फंडा लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा एल बाई एल में डेल्टा एल मतलब कि आपका जो लेंथ मेजर किया है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या रहा था, तो वो तो यहीं से पता चल रहा है। डेसिमल के बाद एक प्लेस दिया है, यानी कि 0.1, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट शायद 25.1 25.2 इतना ही मेजर कर सकता है, यानी कि 0.1 उसका लीस्ट काउंट रहा होगा। डिवाइडेड बाई 25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज 1, एंड टोटल टाइम मेजर्ड लिया जाता है, ना कि सिर्फ एक ऑसिलेशन का। ठीक है, ध्यान रखना, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, बच्चों को इसी में ही तकलीफ है। याद रख लो, टोटल टाइम रखना है यहाँ पे, खत्म बात। और इस पूरे आंसर को हमको रिपोर्ट करना है कितना में, परसेंटेज में, तो इसको 100 से गुना भी कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तो आपको 25 से कट जाने वाला है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे में 25 एलसीएम आएगा, ऊपर में आपका आ रहा है 1.1, तो ये आपको कहीं ना कहीं 4.4% नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर एंड 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, इट शुड करेक्टली बी रिकॉर्डेड एज व्हाट। तो सबसे पहले तो ना इसका लीस्ट काउंट पता कर लो। सर पिच है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50, सो दिस इज नथिंग बट योर, ये कितना हो रहा है, दिस इज योर 0.002, ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ, ये तो सर हो गया है मेरा लीस्ट काउंट। अब आपको इतना तो पता ही है ना कि आप जब रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू कि भैया मेन स्केल में आपका क्या रीडिंग आया है, अगर कोई जीरो एरर नहीं है तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो कहीं ना कहीं भैया आपका जो डेसिमल के बाद जो भी ये टर्म होता है ना, ये कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट का मल्टीपल होता है। तो लीस्ट काउंट सर मेरा इवन नंबर है, यानी कि आपका जो भी लास्ट डिजिट होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें तो लास्ट डिजिट यहां पे 3 1 5 तीनों ही ऑड है, इवन सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी एक पॉसिबल रीडिंग हो सकती है। तो ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, बहुत शानदार। फिर हमसे कहता है इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन एंड कोइंसाइड्स विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सो बेसिकली हमसे कह रहा है कि भैया जो आपका 10 VSD है, 10 टाइम्स VSD इज इक्वल टू 9 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। सो 10 इंटू, और रादर
1 VSD इज इक्वल टू 9/10 एंड 1 MSD तो हमको दे रखा है ना, 1 mm के बराबर है। सो दिस फेलो इज नथिंग बट 0.9 mm, यानी कि जो ये मेरा लीस्ट काउंट हो गया है दैट इज हाउ मच सर, दैट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। ये 1 mm है और ये जनाब 0.9 mm है। बोले तो सर ये मेरा 0.1 mm आ रहा है लीस्ट काउंट, जो कि आपका जनरली आता है एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का। व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर, seventh division of vernier scale coincides with a division of main scale and the zero of vernier scale is lying right side। right side का मतलब पॉजिटिव एरर है सर। यहां जो मेरा एरर आ रहा है वो पॉजिटिव है, यानी कि जो भी एरर आएगा उसे फाइनल रीडिंग में से सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। एंड व्हाट इज दिस एरर? दिस एरर इज लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई जो आपका ये सेवेंथ यहाँ पे खेल रहे थे। सो 7 इंटू 0.1 इज 0.7 mm, बोले तो 0.07 सेंटीमीटर। ठीक बात है। फिर हमसे कहता है कि व्हेन द वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर अ लेंथ ऑफ अ सिलेंडर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.1 टू 3.2 एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था, तो हमसे रीडिंग पूछ रहा है। तो सर यहाँ पे जो मेरा फाइनल रीडिंग होगा ऑब्वियसली 3.1 से ज्यादा होगा, 3.2 से कम होगा। सो 3.1 प्लस आपका यहाँ पे फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर जो है मेरा वो 0.07 का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे यूनिट्स को सेंटीमीटर में रखा जा रहा है, तो 4 इंटू लीस्ट काउंट को 0.1 mm ना बोल के 0.01 सेंटीमीटर में तब्दील कर दीजिएगा। तो सर ये 3.10 पकड़ लीजिए, यहां से आपका आएगा -0.03, बोले तो सर 3.07। क्या ये कोई ऑप्शन है भी? हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। मजा ही आ गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट दिस मच। ठीक है, तो हाथों हाथ लिखते भी चलते हैं। हमें रेडियस दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर और डेल्टा आर 0.001 सेंटीमीटर एंड लेंथ 1 मीटर, तो लेंथ आपको 1 मीटर है। मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 1 mm को मीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सो 0.001 मीटर्स। अ वेट ऑफ मास 1 kg मास है और डेल्टा एम कितना दिया हुआ है? मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 ग्राम्स विच इज 0.01 kg has was hanged to get the elongation of 0.5 सेंटीमीटर, राइट। सो आपका जो elongation है that is 0.5 centimeter, right? And what is the delta x? Error measured using a scale of least count this much, 0.001 centimeter. What will be the fractional error in the value of Young's modulus? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Force upon area is equal to Young's modulus, right? Multiplied by change in length upon original length. यही होता है ना, change in length upon original length। ठीक है, हमें यंग्स मॉडुलस चाहिए, तो y को एक तरफ रखे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू एक्स। ठीक, F में क्या है? मास इंटू ग्रेविटी L, और एरिया को क्या लिख सकते हो? क्रॉस सेक्शन एरिया πr² x। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, डेल्टा l बाई एल प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। और जैसा कि हमें सवाल में परसेंटेज में आंसर देना है, यानी कि हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 100 और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ डेल्टा एम, अब सब कुछ आपके पास है, बस सब्सिट्यूट करते चलिए। सो 0.001 बाई 1 प्लस डेल्टा एल 0.001 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 multiplied by delta r 0.001 divided by r which is 0.2 plus delta x 0.001 divided by 0.5 whole multiplied by 100। ठीक, अब इस 100 को अंदर भेज दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 0.1
plus 0.1 plus this is 0.1, so 0.1 by 0.2 is 1 by 2, so this is 1 plus ये आपको कितना हो जाएगा 0.1 by 0.5, 1 by 5 is 0.2, this is 0.2, एड अप करेंगे तो 1.4% आंसर हो जाएगा. दिस इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज़ अ पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ 0.2 mm. ठीक है. तो ज़ीरो एरर हमें सवाल में दे दिया है, दिस इज 0.2 mm. और पॉजिटिव ज़ीरो एरर का मतलब है कि जो भी आपका रीडिंग आएगा वो ज़्यादा दिखाया होगा. सो जो भी रीडिंग आएगा हम उसमें 0.2 लेस कर देंगे. ठीक. इफ वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट इट वॉज नोटेड दैट जीरो ऑन द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 8.5 and 8.6 सेंटीमीटर, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, देन द करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट. ठीक है. तो जो रीडिंग होता है, रीडिंग जो होता है, दिस इज गिवन बाई मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट, एंड प्लस माइनस एरर. यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव एरर है तो हम माइनस करेंगे. जैसा कि मैंने बोला पॉजिटिव जीरो एरर है तो वो रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे टू गेट दी एक्चुअल रीडिंग, टू गेट दी एक्चुअल रीडिंग. ठीक है. अब मेन स्केल रीडिंग कितना है, 8.5 है, क्योंकि जो जीरो है वो 8.5 और 8.6 के बीच में है, तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो 8.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. सो 8.5 इज योर मेन स्केल रीडिंग, राइट, सेंटीमीटर्स में ही हम सब कुछ पुट कर रहे हैं. प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई वर्नियर में आपका जहाँ पे वो कोइंसाइड किया होगा, राइट, और वो कितना है, लीस्ट काउंट अपना सवाल में दिया हुआ है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 6. ठीक है. माइनस माइनस एरर, एरर इज 0.2 mm यानी कि 0.02 सेंटीमीटर. दिस इज 8.5 प्लस 0.06 minus 0.02, this becomes 8.54 centimeter. ठीक, which is option number 2. आगे बढ़ते हैं. So 3 students S1, S2, S3 perform an experiment for determining the acceleration due to gravity using a simple pendulum. They use different lengths of pendulum and record time for different number of oscillations. The observation are as shown in the table. तो इस सवाल के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये लंबा बहुत है, तो बच्चा इसको जैसे ही 3 लाइन पढ़ता है उसको लगता है कि सवाल छोड़ देते आगे बढ़ जाते हैं. हालांकि ये सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल है इवन एनसीईआरटी में, राइट, नॉट द एग्जैक्ट टेबल फॉर्मेशन, लेकिन ग्रेविटी टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम वाला वहाँ पे एक सवाल है टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द ग्रेविटी. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है. तो ये आपको स्टूडेंट नंबर दिया हुआ है, पहले बच्चे का रीडिंग्स का क्या आ रहा है, दूसरे बच्चे का क्या है और तीसरे बच्चे का क्या है. ये आपको लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन है, और ये आपको टाइम पीरियड है. ठीक है. अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ इज इतना एंड लीस्ट काउंट ऑफ टाइम इज इतना, यानी कि एरर इन लेंथ इतना होगा और एरर इन टाइम इतना होगा. इफ E1, E2, E3 आर द परसेंटेज एरर्स इन ग्रेविटी फॉर स्टूडेंट्स 1, 2 एंड 3, देन द मिनिमम परसेंटेज एरर इज ऑब्टेन्ड बाई स्टूडेंट नंबर विच. ठीक है. तो 1, 2 या 3 में से कोई आंसर होगा. बढ़िया सर. अब हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g. ठीक है. अच्छा, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको दिखाई देगा T² इज इक्वल टू 4π² L/g. हमको तो यहाँ ग्रेविटी में रिलेशन चाहिए, सो ग्रेविटी इज इक्वल टू 4π² L/t². तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा G/g को हम लिख सकते हैं डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/t, राइट, जहाँ पे आपका कैपिटल T है टाइम पीरियड, डेल्टा T हो गया आपको एरर इन टाइम विच इज़ बेसिकली और कहाँ गया 0.1. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ आप देखिए, एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड होगा वो क्या है, बेसिकली टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, स्मॉल t/n आप ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. सो डेल्टा T/t इज बेसिकली स्मॉल डेल्टा T/दिस स्मॉल t. ठीक है. सो आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, डेल्टा L/L प्लस 2, इस यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस मच, और यहाँ पे हम इसको T बोल रहे हैं, हम लोग इसको T बोल रहे हैं, इस वाले चीज़ को हम लोग कैपिटल T बोल रहे हैं. बढ़िया है. अच्छा, हम चाहते हैं कि परसेंटेज एरर मिनिमम हो, डेल्टा G/g मिनिमम हो. ये मिनिमम तब होगा जब आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म
मैक्सिमम होगा, क्योंकि न्यूमरेटर तो तीनों बच्चे के लिए सेम है, राइट। अब स्मॉल एल और स्मॉल टी मैक्सिमम किस बच्चे के लिए है, तो आप देख सकते हैं बच्चा नंबर 1 के लिए। बच्चा नंबर 1 के लिए लेंथ भी सबसे ज़्यादा है और टोटल टाइम भी सबसे ज़्यादा इसी के लिए है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट में कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा रीडिंग लेंगे आपका परसेंटेज एरर उतना ही कम होगा, ठीक है। सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट डिटरमाइंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फॉर्मूला दिस मच। तो आपके पास यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब और गरीब फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू mgl क्यूब डिवाइडेड बाई 4b क्यूब डेल्टा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज टेकन टू बी दिस मच विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर। तो ग्रेविटी में बेसिकली कोई भी एरर नहीं है और हिज ऑब्जर्वेशन आर एज फॉलोज। फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मास है तो लीस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट वाज 1 ग्राम एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज 2 किलोग्राम्स। हमसे फाइनली क्या पूछा गया है, फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज हाउ मच। तो हमसे बेसिकली डेल्टा वाई बाई वाई पूछा गया है। सो आप इसको ईजिली लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस ग्रेविटी में तो कोई एरर है ही नहीं, 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल प्लस नीचे में आपका डेल्टा बी बाई बी है प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा डेल बाई डेल, राइट। आप हमेशा एरर को ऐड करते जाते हो, हमें मैक्सिमम पता करना होता है, राइट। अच्छा, नाउ डेल्टा एम बाई एम, जहाँ तक बात है डेल्टा एम की, न्यूमरेटर में आप बेसिकली लीस्ट काउंट पुट करोगे, सो डेल्टा एम आपका हो जाएगा 1 ग्राम, तो 1 लिखा है। मास आपका मेजर्ड वैल्यू इज 2 किलोग्राम। अब हमें यूनिट्स को सेम रखना है, ऊपर अगर ग्राम लिया है तो नीचे भी ग्राम में ही रखेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल यानी कि 1 mm, ये आपका 1 मीटर है तो आप इसे भी mm में ही पुट करेंगे, ठीक है। डेल्टा बी यानी कि 0.1 mm, ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो इसे भी आप mm में कन्वर्ट करें पहले तो 40। 3 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा डी यानी कि 0.01 mm, ये आपका 0.4 सेंटीमीटर है, mm में किया तो 4 हो जाएगा सिर्फ। डेल्टा डेल विच इज़ अगेन 0.01 डिवाइडेड बाई 5 mm है तो हम इसे लिख देंगे, सॉरी ये तो आपका ऑलरेडी mm में ही है, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा। क्यों ना हम लोग एक कॉमन 10 टू द पावर -3 के फॉर्मेट में ही सबको लिखते हैं। सो इसको हम लिख सकते थे 0.5 टाइम्स 10 टू द पावर -3 प्लस ये आपको हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस 0.1 बाई 40। तो अगर इसको यहाँ से हटा दिया तो नीचे आपका आ जाएगा एक और 0, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है होते हुए 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस, और ये वाला अपना कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर यहाँ पे हम लोग 10 टू द पावर -3 को ही कॉमन ले ले तो ये अपना हो जाएगा 0.5 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस 7.5 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 12, 15, 15.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ये अपना आंसर है। और अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखें तो इसके साथ ये मैच कर जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। स्टूडेंट इन द लैबोरेटरी मेजर थिकनेस ऑफ अ वायर यूजिंग स्क्रू गेज। तो ये दोनों लाइन इररेलेवेंट है, स्क्रू गेज से कोई लेना देना है ही नहीं हमको इस समय। द रीडिंग्स आर इतना इतना इतना, बताइए व्हाट इज द परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे बच्चा आपको 3 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप एवरेज रीडिंग निकालें, आप एवरेज रीडिंग निकालें। तो एवरेज रीडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका सम डिवाइडेड बाई 4, सो 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस योर 1.20। अब कई बच्चे तो यहीं पे हार मान जाएंगे कि कौन करेगा सर इतना कैलकुलेशन, भैया इजी है, कोई टफ नहीं है, राइट। आप यहाँ पे इसको करें, सो 1.22 यहाँ से अगर एक निकाल के इसको दे दे तो ये मेरा तकरीबन 1.21 आ रहा है, तो ये आपको 1.21 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इंडिविजुअल एरर्स पता कीजिए, यानी पहले रीडिंग में एरर कितना था, राइट। सो एरर इज व्हाट, ट्रू रीडिंग माइनस योर एवरेज,
राइट. सो 1.22 माइनस 1.21 विच इज योर 0.01. दूसरे रीडिंग में एरर कितना है? दिस माइनस योर एवरेज विच इज योर 0.02. तीसरे रीडिंग में एरर कितना है? दिस माइनस दिस. तो भैया ये माइनस 0.02 होगा, लेकिन अगर आपको ध्यान में हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखने वाले हैं एरर का. तो ये भी आपको 0.02 और E4 आपको आने वाला है 0.01. अब आप इन एरर का भी एवरेज लेने वाले हो, यानी कि 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.01 दशमलव डिवाइडेड बाई 4. तो ये आपको आ रहा है 0.015. ठीक किया ना भाई मैंने? बिल्कुल ठीक किया. तो ये आपका आया है एवरेज एरर. अब हमसे परसेंटेज एरर पूछा था, तो सर परसेंटेज एरर होता है डेल्टा आर एवरेज डिवाइडेड बाय योर एवरेज रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस शुड बी इक्वल टू x अपॉन 121. सो बच्चा लोग दिए हो जाएगा 0.015 डिवाइडेड बाई 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू x बाई 121. आपको सिर्फ इसी को सॉल्व करना था. तो ये आपको बेसिकली हो जाएगा 100. तो यहां से x की वैल्यू आ रही है, ये आपको कितना आ रहा है? 150. सो 150 इज द करेक्ट आंसर. In an experiment of measuring the refractive index of a glass slab, थोड़ा सा री-ऑप्टिक्स मिक्स है, using traveling microscope in a physics lab, a student measures real thickness of the glass slab as 5.25 mm, apparent depth as 5 mm. सबसे पहले तो ये समझो कि भैया जो ये ग्लास स्लैब का रियल जो डेप्थ है अगर हमने इसको d बोल दिया है, और एक आपका होता है अपेरेंट डेप्थ जिसको हमने d प्राइम बोल दिया है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए उसको हमने म्यू बोला है. तो आपको ये तो फॉर्मूला पता है ना कि आपका जो ये अपेरेंट डेप्थ होता है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बाहर में एयर है, ठीक है? हाँ जी सर. यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको हो गया है d डिवाइडेड बाई d प्राइम. तो सर हमको कहता है कि आपने जिस भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, आपने देखा कि जो रियल डेप्थ है वो 5.25 है और आपका जो अपेरेंट डेप्थ है वो 5 है. तो आपको ये पता चल गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. अभी तक हमने एरर की अभी तक कोई बात नहीं करी है. ऑब्वियसली आपने जो मेजरमेंट लिया है उसमें एरर तो रहेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो 5.25 यानी कि 525 बटा 500 है ना, ये तो 500 हो गया है. तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको 100 से चल जाएगा, ये आपको 105 से जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट योर 21/20. तो ये आपको बेसिकली म्यू की वैल्यू है. अब फर्दर सवाल पढ़िए. आगे बोलता है द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल. अच्छा रे बाबा, यानी कि आपका 1 MSD कितना है? 1 मेन स्केल डिवीजन. हमसे कहता है कि भैया 1 सेंटीमीटर में आपको 20 डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर बटा 20. तो ये ना हो गया है आपका 0.05 सेंटीमीटर या फिर 0.5 mm. ये आपका हो गया है 1 मेन स्केल डिवीजन. इसके बाद कहता है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद 49 मेन स्केल डिवीजन. तो भैया आपको VSD भी चाहिए रहता है. तो हमने क्या बोला? हमने यहां पे बोला कि भैया 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD. तो यहां से आपको पता चल गया है कि आपका जो 1 VSD है दैट इज योर 49/50 MSD, और 1 MSD कितना है? 0.5. दिस इज योर 0.5. तो ये हो गया आपका 1 VSD. क्लियर? अब अपने को चाहिए होता है लीस्ट काउंट. अब अपने को चाहिए रहेगा लीस्ट काउंट. तो भैया आपका लीस्ट काउंट कितना हो जाता है? 1 MSD माइनस योर 1 VSD. अब तुम ध्यान से देखो तो 1 MSD आपका 0.5 है माइनस, और ये आपका VSD है यानी कि 49/50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5. ठीक, यहां से आप चाहो तो 0.5 को कॉमन लो, 1 माइनस 49/50 होगा, तो इवेंचुअली आपको ये 1/50 ही बचने वाला है. क्लियर है मेरी बात? हाँ जी सर. तो ये आपको दिख रहा होगा ना 0.01 mm आते हुए, 0.01 mm. तो जनाब मेरा लीस्ट काउंट निकल के आ चुका है, मेरा लीस्ट काउंट निकल के आ गया है.
इसको यहाँ से हटा दे, इसको यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व कहाँ करोगे आगे का काम। तो लीस्ट काउंट निकल के आया। सर लीस्ट काउंट क्यों निकलवाया, अभी समझाते हैं। हमसे कहता है द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाउ मच। हमसे भैया डेल्टा म्यू पूछ रहा है, तो म्यू का फॉर्मूला ये है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम बोलेंगे डेल्टा म्यू बाई म्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा डी प्राइम बाई डी प्राइम। ठीक है, हाँ जी सर। अब तुम ध्यान से देखो, तो डेल्टा म्यू इज इक्वल टू, म्यू को राइट साइड ले जाइए और म्यू की वैल्यू हमने सॉल्व की है, दैट इज योर 21 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई ये जो डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी क्या है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्थ्स, तो वो तो लीस्ट काउंट होएगा आपका 0.01। हालांकि आप इस चीज को, कुछ बच्चे जो है ना यहां से भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते थे कि सर यहाँ पे क्योंकि 0.25 है, यानी जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 अपना होने वाला है। बट क्योंकि आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिया है, सो मेक श्योर कि आप इसका इस्तेमाल कर ले, क्योंकि एनटीए है, भरोसा नहीं है कि वो लोग यहाँ पे वो चीज इस्तेमाल करके आपको आंसर निकलवा रहे थे कि नहीं। सो आपका जो डेल्टा डी हो जाएगा दैट इज योर 0.01 डिवाइडेड बाई डी अपना कितना है 5.25, दिस इज योर 5.25 प्लस 0.01, ये आपको है 5। ठीक है, इसी को आपको बस अब सॉल्व करना है, इसी को आपको अब कैलकुलेट करना है, राइट। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, चाहो तो इसको 5.00 लिख सकते हो एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट दी करेक्ट आंसर। ठीक है सर, क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि स्मॉल चेंज, अरे इस सवाल में तो भैया सवाल ही आपका एरर का है, द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ। इस तरीके का सवाल शायद आपने कभी तो सॉल्व किया होगा। कम ऑन, क्या आंसर आ रहा है बताइए। 1.05, किसी का कोई आंसर आया कि नहीं आया भाई साहब, बताइए। बस इसी को तो सॉल्व करना है, इसी को तो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके क्या आंसर निकल के आ रही है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बच्चा लोग बताइए। यू मस्ट टेल, क्या आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पे हल्का सा इसको सफाई कर देते हैं। अपने को डेल्टा म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, दिस इज योर 21/20। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको कुछ नहीं है, ये आपको 1/525 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये 1/500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, 25 कॉमन खींच सकते हो। सो 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 25 चाहो तो बाहर कॉमन खींच लो, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, ये वाला आपको हो जाएगा 21 और ये वाला आपको हो जाएगा 20। अब यहाँ पे आप इस वाले 21 को चाहो तो अंदर भेज दो, इस वाले 21 को अगर आप अंदर भेज दोगे तो आपका ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 1 बचेगा, यहाँ पे 21/20 बचेगा। अब इसको बेसिकली आप सॉल्व करेंगे, 1/20 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई योर 41/20। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, और इसी को ही अपने को सिंप्लीफाई कर देना है फर्दर। सो दिस इज हाउ मच, 20 इंटू 20 400 है, आपके पास 400 है और नीचे में आपको 25 और है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 25, और ऊपर में आपको ऑलरेडी 41 है, राइट। सो दिस इज हाउ मच, ये आपको 100 है, यानी 10 टू द पावर 4 दिख रहा है इंटू 41। तो जिस तरीके का यहाँ पे आपको फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अगर क्रिएट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 1/10 इंटू 41 इंटू 10 टू द पावर -3। तो देखिए x की वैल्यू आपको 41 निकल के आ जाएगी। इन अ स्क्रू गेज देयर आर 100 डिविजन्स on the circular scale and the main scale moves by 0.5 mm on a complete rotation of the circular scale। so भैया बेसिकली आपको जो है ना, आपको यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो पिच आपको कितना दिया हुआ है 0.5 mm, कहता है कि सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाने से 0.5 mm वो घसक जाता है, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना है सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको कितना है टोटल 100। तो भैया आपका लीस्ट काउंट तो पता चल गया, पिच बाई योर सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट।
तो ये आपको कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 100, सो दिस बिकम्स योर 0.005 mm। ये तो भैया लीस्ट काउंट रहा, ये तो भैया आपका लीस्ट काउंट रहा। अब हमसे फर्दर कहता है दी जीरो ऑफ द स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो द लाइन ग्रेजुएशन व्हेन टू स्टड्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। कहने का क्या मतलब है, अगर आप इसके डायग्राम को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो डायग्राम जो होगा कुछ इस प्रकार से रहा होगा। ये आपका स्क्रू गेज है और हमसे क्या बोला, हमसे भैया बोल रहा है ये रेफरेंस लाइन है, तो 6 डिवीजन नीचे है, यानी ये वाला 6 डिवीजन रहा होगा, खटाक 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 करके ऐसे करके 6 डिवीजन 0 नीचे है। और अभी जो है यहाँ पे जो है यहाँ का और यहाँ का जो गैप है वो आपस में टच में है, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से इस चीज को अगर फील करना चाहो, आपको जब इसमें कुछ बीच में फंसाना होगा तो आप इसको कैसे घुमाते हो, आप इसको जनाब घुमाते हो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, समझिएगा, आप इसको राइट हैंड से पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी 6 डिवीजन का रीडिंग ये शो कर रहा होगा, क्योंकि यहां पे 6 का मार्किंग है और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, यानी ऑलरेडी 6 डिवीजन का जो रीडिंग है वो शो कर रहा है ये स्क्रू गेज, जबकि हमने अभी तक बीच में तो कुछ डाला ही नहीं है। इसका मतलब आपकी जो भी फाइनल रीडिंग आती है उसमें से आपको ये वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये अभी शुरुआत से ही एग्जिस्ट कर रहा है जबकि वायर बीच में है ही नहीं। इसी को ही हम लोग कहते हैं बेसिकली यहां पे आपका पॉजिटिव एरर, यानी कि आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो अपने फाइनल रीडिंग में से। अब अगर हम यहां पे बात करें कि सर ये एरर कितना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस एरर इज इक्वल टू आपका यहां पे 6 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, इसको हम लोग फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आगे आपसे कहता है व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टड्स 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल, यानी कि आपका 4 डिवीजन तो क्लियर दिख रहा है और एक डिवीजन आपका 0.5 mm है मेन स्केल में, यानी 4 इंटू 0.5 से तो ज्यादा ही रीडिंग होगा, 4 इंटू 0.5 से तो ज्यादा ही रीडिंग होगा। प्लस फिर कहता है कि 46th डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो 46 इंटू लीस्ट काउंट और इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा इस प्रकार से। तो ये आपको हो गया जनाब 2 mm, यहां पे आपको हो जाएगा 40 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज योर 0.005 mm। तो ये अपना हो जाएगा बेसिकली 2 mm प्लस अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस इज योर 4 इंटू 0.05 यानी कि 0.2 आ रहा है, ये आपको जनाब हो रहा है 0.2 mm, दिस इज योर 2.2 mm, लेकिन हमें 10 टू द पावर -2 चाहिए, यानी कि 220 इंटू 10 टू द पावर -2 mm। तो भैया बिना कोई फॉर्मूला रटे फील करके भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर, यानी IG की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, इज पासिंग थ्रू इट। What is the value of the resistance which can convert this galvanometer into voltmeter giving full scale deflection of 10 volts? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप सीरीज में लगाते हो एक रेजिस्टर और हमसे कहता है कि इसके अक्रॉस का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग हो सके दैट शुड बी 10 वोल्ट। यहाँ पे आपका IG करंट फ्लो कर सकता है, तो साफ दिख रहा है 10 इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाइड बाई G प्लस S। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो IG की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3, कैपिटल G की वैल्यू कितनी है 100 ओम और हमें ये चीज S निकालनी है। दिस बिकम्स योर 10,000 माइनस 100 इज इक्वल टू S, यानी S इज इक्वल टू 9900 ओम, बोले तो सर 9.9 किलो ओम, दैट इज योर ऑप्शन नंबर C। क्लियर? इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट S is a standard resistance, R is a resistance wire. It is found that balancing length is 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कहता है कि जब ये R था ये S था तो इस L की वैल्यू थी 25 सेंटीमीटर। तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये वाला 75 सेंटीमीटर होगा। तो एक इक्वेशन जो बनेगा दैट इज R बाई S इज इक्वल टू 25 बाई 75, यानी कि सर R बाई S इज इक्वल टू 1/3। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इफ R इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ
हाफ डायमीटर लेकिन मटेरियल सेम है, देन द बैलेंसिंग लेंथ एल प्राइम विल बी हाउ मच। अच्छा, तो आपको तो एक बात समझ में आ रहा है ना कि रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर लेंथ अपॉन और क्रॉस सेक्शन एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4, यानी यहाँ पे डी स्क्वायर का टर्म है। अब आपसे कहता है कि आपने लेंथ को भी हाफ कर दिया, आपने डायमीटर को भी हाफ किया, तो ये बेसिकली स्क्वायर है ना, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये वाला टर्म डी स्क्वायर बेसिकली 1/4 हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आएगा, सो बेसिकली 2 का फैक्टर बचेगा, यानी अब आपका रेजिस्टेंस डबल हो गया है। आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो डबल है। एस आपका आज भी वहीं पे होने वाला है। मान लेते हैं अब आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो एल प्राइम है, तो राइट साइड वाला चीज बचेगा 100 माइनस एल प्राइम, बस ठीक बात है। अच्छा, आर बाई एस की वैल्यू तो 1/3 है, इसको रिप्लेस किया, सो दिस बिकम्स 2/3 एल प्राइम अपॉन 100 माइनस एल प्राइम। तो यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरा आंसर जो है मुझे तो आता हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या कि इसका जवाब सर 40 होने वाला है? क्लियर? अच्छा, ये सवाल जो है आपका बेसिकली हाफ डिफ्लेक्शन एक एक्सपेरिमेंट होता है जो आप लैब में परफॉर्म करते हो, उससे ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है, राइट? अब अगर आपको हाफ डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट का मेथड का कॉन्सेप्ट नहीं है अंडरस्टैंडिंग, तो आप इस सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका वीडियो का लिंक डाल दिया है। कुछ दिन पहले ही हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि व्हाट इज योर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, और उसका आपको एक रिजल्ट निकल के आया था। फिलहाल के लिए आप इस रिजल्ट को अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है? वहां पे हमने रिजल्ट देखा था कि 1/n इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस, जहां पे जी आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है, एस आपका शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब हमसे इस क्वेश्चन में बेसिकली कहा गया था कि स्टूडेंट्स took the observation for 1/3 deflection in the galvanometer. So basically half deflection experiment होता है, यहाँ पे 1/3 deflection है, तो यहाँ पे 1/n की जगह आप सिर्फ चुपचाप से 1/3 लिख देंगे। सिर्फ इतना ही इस सवाल में हमको करना था। अगर आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर से देखें। आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s इज इक्वल टू जी प्लस एस, यानी कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स शंट रेजिस्टेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस ही होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो हमने देखा कि अगर 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस आएगा 2 टाइम्स शंट रेजिस्टेंस, यानी मेथड से आपने पता कर लिया है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। सो ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर। ये सवाल जो है आपका फिगर ऑफ मेरिट से आपसे पूछा गया था, ठीक है? फिगर ऑफ मेरिट से आपसे ये पूछा गया था। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? बेसिकली अगर आपके पास कोई गैल्वेनोमीटर है, उससे जब कोई करंट फ्लो करता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो आप करंट फ्लो कराते हो IG, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर। सो दिस K इज नथिंग बट योर फिगर ऑफ मेरिट। सो IG अपॉन N को ही हम लोग फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। हमसे सवाल में कहता है इफ N रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन इन अ कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल G एंड शंट S। अब क्योंकि कुछ नहीं बोला है, अब इसको ऑब्वियसली अब इसको मानिए कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाया गया था। ये अगर आपका गैल्वेनोमीटर है तो आपने इसको अमीटर बनाया था इस तरीके से शंट लगा के, ठीक है? अच्छा सर, देन द टोटल करंट I व्हेन इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज कैपिटल K विल बी हाउ मच? तो टोटल करंट अगर I है तो इसके अंदर तो आपका IG गया होगा और बाहर में आपका I माइनस IG गया होगा। तो इस दोनों पॉइंट्स के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। सो IG इंटू कैपिटल G, I माइनस IG इंटू कैपिटल S। अब यहां पे बच्चा हमको कैपिटल I पूछ रहा है, तो अगर हम चीजों को रीअरेंज करें सो आई कैन सी दैट दिस बिकम्स IG मल्टीप्लाइड बाई G प्लस S डिवाइडेड बाई S। और अभी अभी हमने ऊपर देखा ना कि सर IG की वैल्यू तो फिगर ऑफ मेरिट इंटू N के बराबर होती है, तो फिगर ऑफ मेरिट इंटू N G प्लस S डिवाइडेड बाई S विच बिकम्स योर ऑप्शन नंबर कैपिटल D, ठीक है? इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द बैलेंस पॉइंट इज, यहां पे इज होगा, इज ऑब्टेन्ड इफ द गैप्स आर क्लोज्ड बाय 2 ओम एंड 3 ओम। तो मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में हमसे कहता है कि यहां पे आपके पास 2 ओम है और इसके बाजू में आपके पास 3 ओम है, और आपने जो है यहां पे नीचे में आपके पास क्या है, 1 मीटर का वायर रहा होगा। आप यहां पे बैलेंसिंग खेल रहे हो, राइट? तो सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ पता कर लेते हैं कि भैया गैल्वेनोमीटर कहां पे आपको बैलेंसिंग देने वाला है।
इस तरीके से मेरा गैल्वेनोमीटर होता है, यहां पे बैलेंसिंग दिया होगा। मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ जो है L है, तो बचा हुआ लेंथ हो जाएगा 100 माइनस L, 100 सेंटीमीटर की वायर है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ क्या बोलता है कि सर 2/3 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो जनाब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 200/5 इज इक्वल टू L, तो L की वैल्यू 40 आई। तो सर एक बात समझ में आ गई कि सर ये वाला लेंथ जो था वो 40 और 60 है रेस्पेक्टिवली, 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अब आपने क्या किया, आपने एक x ओम लगाया है इन पैरेलल टू योर 3 ओम। यहां पे आपने एक और रेजिस्टेंस लगाया है x ओम इन पैरेलल टू 3 ओम। इसके कारण से बोलता है कि बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट्स बाय 22.5। अगर तुम ध्यान से देखो तो 22.5 जो है वो 90/4 के बराबर है। अब तुम खुद सोचो कि आपका बैलेंसिंग पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया होगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट किया होगा। तुम खुद सोचो, अगर आपने पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है तो ये जो इक्विवेलेंट होगा वो अब घट गया। पहले अगर ये 3 ओम था तो अब ये जो इक्विवेलेंट होगा वो 3 ओम से कम हो जाने वाला है, यानी कि आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। अब वो राइट साइड शिफ्ट करेगा, यानी कि अब जो आपका नया बैलेंसिंग पॉइंट है ना वो 44 प्लस 90/4 होगा। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको भी यहां से हटाया है। अब आपका जो नया बैलेंसिंग लेंथ होने वाला है, जस्ट फोकस ओवर हियर, समवॉट हियर लेट अस से, यानी कि सर अब जो ये है दैट इज 40 प्लस 90/4 और जो ये वाला होगा वो 60 माइनस 90/4 होगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये 160 प्लस 90 यानी कि 250/4 और ये निकल के आ रहा होगा 240 माइनस 90 यानी कि 150/4। तो फिर से हम लोग यहाँ पे रेशियो खेल सकते हैं। मान लीजिए कि इसका जो इक्विवेलेंट है दैट इज योर स्मॉल r, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, 2/r। हम बोलेंगे कि सर 2/r इज इक्वल टू दिस लेंथ यानी कि 250/4 डिवाइडेड बाई 150/4। तो यहां से आपका 4 से 4 जो उड़ जाएगा, दिस इज योर 2/r इज इक्वल टू 25/50, दिस इज योर 5355। तो आपका r कितना आ रहा है, 6/5 ओम। अब ये 6/5 क्या है, दिस 6/5 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ 3nx। सो सर दिस इज योर 3x अपॉन 3 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। सो सर x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज योर 2। फॉर डिजाइनिंग अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट and an ammeter of range 10 milliampere using a galvanometer which is a coil resistance of 54 ohm showing a full scale deflection of 1 milliampere as in the figure। तो हमको बेसिकली बताना है कि भैया R की वैल्यू हमको क्या रखनी है वोल्टमीटर में और आमीटर में। आपको यहीं पे साफ साफ दिख रहा होगा कि दिस इज द सेटअप फॉर अ वोल्टमीटर एंड दिस इज द सेटअप फॉर योर आमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाया है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है। अगर हम सबसे पहले वाले की लिए इक्वेशन लिखे तो हमको दिख रहा है कि 50 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सो 50 इज इक्वल टू दिस इज योर 10 to the power -3 galvanometer resistance which is your 54 plus this is your capital R। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आपको निकल के आ रहा है 50,000 माइनस 54 इज इक्वल टू R। सो यहाँ पे दिख रहा है ना कि R इज आपको अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ओनली। 50,000 में से 54 माइनस भी कर लिया तो क्या ही मिल गया, तो दिस इज रफली 50 किलो ओम। तो यहाँ पे R इज फॉर वोल्टामीटर R इज 50 किलो ओम। तो ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट आपको सही है, ठीक है, यानी कि सर ये वाला गलत है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस केस में। तो सर यहाँ पे हमसे कहता है कि दिस एमीटर है ना हैज अ रेंज ऑफ 10 मिली एम्पियर। ना इट हैविंग अ रेंज ऑफ 10 मिली एम्पियर मीन्स व्हाट, बेसिकली यहाँ से आपको 10 मिली एम्पियर आ रहा था, उसमें से 1 मिली एम्पियर घुस गया गैल्वेनोमीटर में, तो बाकी बचा आपको जो 9 मिली एम्पियर है वो नीचे घुस गया। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इस स्मॉल आर के अक्रॉस है वही इस कैपिटल जी के अक्रॉस भी होना चाहिए। तो स्मॉल आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 9 इंटू आर, 9 को मिली एम्पियर में छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे भी आपको मिली एम्पियर है, 1
मल्टीप्लाइड बाई 54। तो यहाँ से देखिए आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 9654 ना। सो आर इज इक्वल टू योर 6 ओम। और ये हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाला गलत है, ये सी है। तो ए और सी जो है वो सही जवाब होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब है। ठीक है एकदम। चलिए, अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज 500 टर्न्स एंड ईच टर्न हैज एन एवरेज एरिया ऑफ दिस मच. If a torque of 1.5 is required to keep this coil parallel to the magnetic field, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी उस कॉइल पे टॉर्क लगा रहा होगा। समझ रहे हो? अगर आपके पास, बात को समझिएगा, अगर ये रहा आपका सपोज कीजिए लूप, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क ऐसा लग रहा है तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि ये उसी पोजीशन में रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। सो बेसिकली दैट एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक टॉर्क, राइट? व्हेन अ करंट ऑफ इतना इज फ्लोइंग थ्रू इट, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड वुड बी हाउ मच? ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा यहाँ पे दैट दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज दिस मैग्नेटिक टॉर्क इज नथिंग बट योर मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी, और यहाँ पे आपका साइन थीटा में थीटा 90 डिग्रीज रहेगा। सो एम इंटू बी, एम की वैल्यू हो जाएगी आपको करंट इंटू एरिया इंटू बी, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है, तो भैया एम के अंदर एक एन वाला वैल्यू भी आएगा, राइट? हमसे यहाँ पे बी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी बी इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एन आई ए। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू हाउ मच, कहाँ गया, इतना 1.5 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू है 500, करंट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2, दिस इज योर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 3 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज योर हाउ मच, 0.3, इसको काटा तो ये हो जाएगा 0.1। सो बेसिकली 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1000, ये ऊपर में एक 2 तो है ही और नीचे में आपका एक 100 है, ये खट 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 खट, तो आंसर हो रहा है 20. So 20 is the correct answer. In an experiment to determine the Young's modulus, steel wires of 5 different lengths, 1, 2, 3, 5 meter, but of same cross section, 2 mm square, were taken and the curves between extension and the load were obtained. The slope, extension by load of the curve were plotted with the wire length and the following graph is obtained. तो एक काम करते हैं ना, ग्राफ को पढ़ते हैं, इतना लंबा कहानी लिखा है लेकिन ग्राफ को तो एक बार देखो। जब वायर का ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर था, राइट, तब ये क्या है, दिस इज योर एक्सटेंशन अपॉन लोड, उसका जो रेशियो है वो 0.25 था, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। बच्चे इस चीज को है ना जनरली इग्नोर कर देते या फिर भूल जाते हैं, नोटिस करना। अच्छा, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इज दिस मच, तो हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बार हुक्स लॉ का फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज योर फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक बात है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस यूनिट को ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे ना एक्सटेंशन अपॉन लोड है, तो ये जो लोड है ना वो आपका बेसिकली न्यूटन में है, तो बेसिकली वो फोर्स ही है, उसको सिर्फ मास मत कंसिडर कर लेना, पहली बात। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ग्राफ जो दिया हुआ है वो दिस वर्सेस दिस है, तो उसका यहाँ पे फॉर्मेट तो क्रिएट करो, दिस इज योर एक्सटेंशन अपॉन लोड। तो एक काम करते, ठीक बात है ना, इस एफ को यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो ये आपको हो जाएगा L अपॉन ए, और ये y नीचे चला गया, दिस इज योर x अपॉन एफ। दिख रहा है? हाँ जी सर। और हमें x एक्सिस पे दिया हुआ है वायर का लेंथ, वो तो यही है। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए कि x बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस डॉट एल, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्राफ का स्लोप होगा ना, ये जो ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप कुछ नहीं 1 बाई ए इंटू वाई ही है। क्लियर है? हाँ जी सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्लोप है वो तो आप यहां से लिख ही सकते हो, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई बेस इज योर 1 मीटर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया,
कहीं तो पढ़ा था मैंने, हाँ ये रहा 2 mm²। दिस इज योर 2 इंटू 10⁻⁻⁶, दिस इज योर यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें कि आपका जो ये यंग्स मॉडुलस निकल के आ रहा है वो आपको हो जाएगा 2 इंटू 0.25 इज योर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई योर 10⁻⁻11। क्लियर है? सो ये दिख रहा है 2 इंटू 10⁻11। तो कंपेयर किया तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है 2। देखा? इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर, मिरर की बात की जा रही है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर इज फॉर्म्ड एट a distance of 120 सेंटीमीटर from the pole of the mirror। so basically आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपको 40 यानी कि -40 सेंटीमीटर है, और आपको इमेज जो है वो -120 सेंटीमीटर है। These distances are measured with a modified scale in which there are 20 small divisions in 1 सेंटीमीटर। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में आपका 20 डिवीजन है। सो इतना हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। सो यही बेसिकली आपका एरर भी बन जाता है कि इतना पॉसिबल एरर आपका हो सकता है। ठीक, द वैल्यू ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1/k। तो हमसे k की वैल्यू पूछी जा रही है, तो भैया मिरर है यानी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। अच्छा सॉरी प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब आप एरर की बात करते हैं सो बेसिकली अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें, है ना, तो ये आपको निकल के आएगा df/f²। हालांकि माइनस साइन आएगा लेकिन माइनस साइन थ्रू आउट आने वाला है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। dv/v² प्लस योर du/u²। यहाँ पे df, dv एंड du ही आपका जो है वो एरर्स है, वही आपका बेसिकली जो है वो एरर्स है। ठीक है, कम ऑन, राइट सर। ऑब्स्टिकल क्या दिक्कत है भाई? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सॉल्व कीजिए। हाँ जी बच्चा जी, आप अभी भी ज्वाइन आराम से कीजिए, एडवांस के कोर्स को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी का आंसर कुछ आया क्या? तो सबसे पहले है ना हमें डीएफ चाहिए, तो डीएफ से पहले फोकल लेंथ तो निकालना पड़ेगा कि आपका फोकल लेंथ कितना है। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगा? फोकल लेंथ आपका निकलेगा नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से पहले फोकल लेंथ निकालो। तो ध्यान से अगर तुम देखो कि आपका जो एफ हो रहा है ना वो आपको आ रहा है UV/U प्लस V। अब सर U और V कितना है आपको दिख रहा है? 40 और 120 है, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली 40 इंटू 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे में आपका कितना आ रहा है? U प्लस V है, तो -40 प्लस -120 बेसिकली और -160 आ रहा है। तो ये आपको कट किया तो ये -4, सो बेसिकली -30। तो भैया फोकल लेंथ जो है मेरा वो -30 आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा DF आएगा, f² को राइट साइड ले जाएंगे तो ये 30 का स्क्वायर बोले तो 900 हो जाएगा, राइट। अच्छा सर, यहाँ पे dv/v², dv कितना है? dv ही तो एरर है 0.05, तो ये 0.05 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना है यानी कि 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 प्लस 0.05, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 40 इंटू 40। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे ऊपर में तो 900 है, 0.05 भी कॉमन निकालो और यहाँ से 40 इंटू 40 को बाहर कॉमन खींच लो, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 1। ओके सर, तो 0 से 0, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज 9 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 10/9, तो 9 से 9 आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये आपको हो रहा है बेसिकली 0.5/16, 0.5/16 दैट इज नथिंग बट 1/32। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ बकेट। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका भी आप ढूंढने जाओगे ना आपको सोल्यूशन इसका ढंग का है ना कहीं मिलने ही नहीं वाला है। सो बेसिकली आपके पास एक बकेट है जो शुरुआत में खाली है, बकेट जो है शुरुआत में खाली है। फिलहाल के लिए हमने एक इस प्रकार से एक्सेस मान लिया है और आपके पास ऊपर में माइक्रोस्कोप है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक लेंस सा बना देते हैं, है ना। तो ये बेसिकली आपका जो है माइक्रोस्कोप है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो बॉटम पे है, ठीक है। तो बेसिकली आपने माइक्रोस्कोप के पोजीशन को है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शिफ्ट कर लिया है और अब आपको यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे
ठीक इसके माइक्रोस्कोप के पीछे ऑब्जर्वर की आंखें होंगी, तो ऑब्जर्वर को मस्त जो है क्लियर इमेज दिखाई दे रहा है। ये आपको फिलहाल अभी बोला जा रहा है। अब हमसे कहा कि आपने क्या किया, एक लिक्विड ऐड किया है 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इस जिस कारण से माइक्रोस्कोप हैज टू बी रेज्ड, माइक्रोस्कोप को ऊपर शिफ्ट करना पड़ा 30 सेंटीमीटर टू अगेन फोकस द ऑब्जेक्ट। मुद्दा यह हुआ कि आपने जैसे ही इसके अंदर कोई लिक्विड ऐड कर दिया, अब इस लेंस को ऊपर शिफ्ट करना पड़ गया बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भैया आपको तो पता है ना, आपको पता है कि अब जो ये ऑब्जेक्ट है, बाहर में जो कुछ भी है उसको ये ऑब्जेक्ट अब यहां नहीं दिखाई देगा, उसको ये ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, या फिर जो उसकी शिफ्टिंग हो रही है। ये आपका कॉन्सेप्ट है अपैरेंट डेप्थ का, ना कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल था ये। सो अगर आपने इसको ऊपर 30 से मूव किया, इसका मतलब गारंटीड ये भी 30 से ऊपर शिफ्ट किया होगा, तभी तो लेंस को दोबारा से वही दूरी, आपने लेंस की नई पोजीशन ये कर दी। क्यों? क्योंकि पहले अगर लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में ये दूरी रहनी चाहिए थी टू फॉर क्लियर इमेज, तो अभी भी तो वही दूरी रहनी चाहिए। तो लेंस अगर ऊपर किया है मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर शिफ्ट किया होगा 30 सेंटीमीटर से, तो बस कहानी ही खत्म हो गया है। यानी कि सर मान लेते हैं कि ये जो आपका दूरी है, हमें समझिएगा, अगर ये आपका एक्चुअल जो डेप्थ है वो d है, यानी सर जो मेरा अपैरेंट डेप्थ हुआ वो सर हुआ है d-30, और हमको तो पता है कि सर जो मेरा अपैरेंट डेप्थ होता है वो इस केस में होगा एक्चुअल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर d-30 इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनाब 5/3, तो 3 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150 इज इक्वल टू 3d। सर 2d इज इक्वल टू 150, सर d इज इक्वल टू 75। हमसे यही पूछा था कि कितना आपका लेवल है लिक्विड का, सर 75 सेंटीमीटर। इसमें हमसे कहता है फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर द डायनामिक रेजिस्टेंस एट ID इक्वल्स टू 3 मिली एम्पियर विल बी हाउ मच। तो ये भी हमने डिस्कस करा है अपने रिवीजन सीरीज में। डायनामिक रेजिस्टेंस जो आपको होता है, राइट, दिस इज योर डेल्टा V, दिस इज योर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, राइट। ये क्या है कि आपको नॉन लीनियर है, राइट, ओमिक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट ले रहे हैं। बढ़िया है। अब आप ध्यान से देखिए, आपका जो डेल्टा आई है वो कितना है, यहाँ से देखिएगा, इस पॉइंट के अक्रॉस हमसे पूछ रहा है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर एक पॉइंट लिया है और इसके नीचे एक पॉइंट लिया है, इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। तो आपका जो डेल्टा आई है वो कितना आ जाएगा, 5 - 1 विच इज़ योर 4 मिली एम्पियर। तो डिनोमिनेटर में चला गया 4 × 10⁻³ और डेल्टा वी। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट आपको 0.65 है और ये वाला पॉइंट आपको 0.75 है। सो 0.75 माइनस 0.65 विच इज़ योर 0.1, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये आपको हो रहा है 100/4, यानी कि दिस इज़ योर 25 ओम। ये सवाल में हमसे यही पूछता है कि आपके पास एक IV कैरेक्टरिस्टिक है PN जंक्शन डायोड का इन द फॉरवर्ड बायस, द रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज एट 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। अच्छा सर, तो अगर आपसे यहाँ पे 2 वोल्ट्स पे डायनामिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो पहला जो आपका डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो 2 वोल्ट के जस्ट बाजू में आपको 2.1 दिया है ना, सो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा दैट इज 2.1 माइनस 2, तो यह 0.1 हो गया है, डिवाइडेड बाई, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा I, यानी कि 5 मिली एम्पियर। सो 5 मिली एम्पियर। सिमिलरली R2 की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज योर 0.2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनके बीच का डिफरेंस दैट इज योर 50 मिली एम्पियर। तो यूनिट चेंज नहीं करना है क्योंकि हमको अंत में रेशियो ही निकालना है, साथ 0.1/5 डिवाइडेड बाई 0.2/50। अपने को सिंपली इसी को सॉल्व करना है ना, डेसिमल तो आप यहाँ से उड़ा दोगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, दिस विल कट इट आउट लाइक दिस, सो 10/2, यानी आंसर जो है वो अपने को निकलता हुआ आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 5:1। तो आप देख सकते हैं ना किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हेन द ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, इट रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग fork. When the water level is raised, the next resonance with the same tuning fork occurs at a height of 24.5 centimeter. If the wave speed is
दिस मच, द ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी इज व्हाट। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए 17 सेंटीमीटर का यहाँ पे वाटर कॉलम है, राइट। अभी हमको कहता है जो भी आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क था, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो भी ट्यूनिंग फॉर्क था उसका फ्रीक्वेंसी लेटेस्ट से F0 है, राइट। तो इस सिचुएशन पे अभी ये रेजोनेट कर रहा है। तो जो इसमें स्टैंडिंग वेव डायग्राम है वो इस तरीके से मैंने बना के दिखा दिया है, राइट। अच्छा, अब हमसे कहता है कि हमने इसका लेवल को ले गए हैं 24.5, यानी कि इस वाटर का हाइट को हमने कुछ इंक्रीज किया है। तो 24.5 सेंटीमीटर लाने पे आपको नेक्स्ट रेजोनेंस फिर से अचीव हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही आपने इसे 24.5 ऊपर लेके गए हैं, सो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए दैट डिफरेंस इन दिस वाटर कॉलम 24.5 माइनस 17 इज नथिंग बट लैम्डा बाई 2। आपको दिख रहा है ना, ये नेक्स्ट रेजोनेंस तब होगा जब ये वाटर कॉलम को आप यहाँ तक पहुँचा देंगे, ताकि यहाँ पे आपको फिर से एक नोड मिले, आपको फिर से एक नोड मिले, देन यू आर गोइंग टू सी दी रेजोनेंस, राइट। जब आपने वाटर कॉलम को इतना लेवल और इंक्रीज किया है, सो व्हाट इज दिस गैप, ये गैप कितना है, ये आपको लैम्डा बाई 2 के बराबर निकला। बस इस सवाल का यही कैच था। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आपको हो जाएगा कितना, 7.5। सो लैम्डा आपका आ रहा है 15 सेंटीमीटर, राइट। और हमें पता है दैट v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी F0 जो हो जाएगा ट्यूनिंग फॉर्क का, दैट इज v अपॉन लैम्डा। v की वैल्यू हमारे पास है 330 डिवाइडेड बाई दिस इज 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, राइट। अच्छा, 15 से ये कैंसिल हो रहा है क्या, दिस इज 2 यस, सो दिस इज योर 2200 हर्ट्स। दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी, एंड द क्वेश्चन इज वेरी गुड, माइंड यू, द क्वेश्चन इज रियली गुड। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, राइट। आपने बेसिकली रेजोनेंस ट्यूब का सहारा लिया होगा। फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एयर कॉलम हैज अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटा इस 20 सेंटीमीटर पे मत जाना, समझना मेरी बात को। फॉर अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ 400 हर्ट्ज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इतना, द थर्ड रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एयर कॉलम हैज अ लेंथ ऑफ समथिंग। सबसे पहले तो मेरी बात को समझना, सबसे पहले मेरी बात को समझना। ओ हो बेटा, क्या हो रहा है कि आपका जो ये बनता है ना इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये कहानी आपको बेसिकली चलती जा रही है, ये कहानी आपको बेसिकली चलती जा रही है। सो यहाँ पे आपको बनता है, यहाँ पे आपको बनता है फर्स्ट रेजोनेंस। तो ये वाला जो लेंथ है वो बेसिकली आपको होता है लैम्डा बाई 4। यहाँ पे आपको बेसिकली बनता है सेकेंड रेजोनेंस, जो कि आप देख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 4 है। और यहाँ पे आपको बनने वाला है थर्ड रेजोनेंस, जो कि आपको बेसिकली 5 लैम्डा बाई 4 है। यानी कि सर अगर हमको पता चल जाए कि ये जो पहला रेजोनेंस बना था उसके लिए लेंथ कितना है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ अगर आप देखें तो 1:3:5 के रेशियो में है, लेंथ 1:3:5 के रेशियो में है। तो अगर आपको पहले वाले का लेंथ पता चल जाए तो तीसरे वाले का लेंथ होगा उसका 5 टाइम्स। बच्चा इसमें गलती क्या करता है, उसको लगता है कि 20 सेंटीमीटर ही है पहले वाले का लेंथ, जो कि गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि शायद इसमें आपको एक एंड एरर भी रहा होगा। आपको अगर लेंथ चाहिए तो आप उसे पता है कैसे पता करेंगे, आपको दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी इतना है, आपको वेव का स्पीड भी दे रखा है। तो बेटा आपको कहीं ना कहीं पता है कि फर्स्ट रेजोनेंस के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज योर v डिवाइडेड बाई 4l। फर्स्ट रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि सर जो लेंथ हो गई है ना दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 4 इंटू f0। सर v की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 336 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, और सर f0 की वैल्यू है 400, दिस इज योर 400। ठीक है सर। अच्छा 4 को अगर हमने इससे डिवाइड किया तो 4 8 एंड दिस इज योर 4, ये हो गया आपका 21, ये आपका हो गया 100। सो बेटा ये आपको आ रहा है 21/100 मीटर्स, यानी कि सर ये मेरे को आ रहा है 21 सेंटीमीटर। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको 20 बोला था, यानी कि एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर का रहा होगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। द मेन मुद्दा इज कि पहला रेजोनेंस के लिए लेंथ होना चाहिए था 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर का, यानी कि जो आपका
5 गुना होना चाहिए अब आंसर, दैट इज योर 5 और यहां पे आपका हो जाएगा 0, राइट। अच्छा अब समझना, तो 105 सेंटीमीटर का 105 सेंटीमीटर का तो सर ये आपको लेंथ हुआ, इसमें से एंड करेक्शन कितना था? एंड करेक्शन एयर कॉलम का लेंथ शुरुआत में 20 था और बाहर में यानी कि 1 सेंटीमीटर रहा होगा आपको एंड करेक्शन। तो फाइनली जब आपने 105 निकाला तो इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो सिर्फ और सिर्फ एयर कॉलम का लेंथ चाहिए, तो आप इसमें से -1 भी करेंगे। दिस मेक्स योर आंसर एज 104 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर व्हेन अ मास, अब सोनोमीटर भी हमने पढ़ाया है अपने उस वेव मोशन के वीडियो में, रिविजन वीडियो में, मतलब नाम का रिविजन है आपको वो काफी डिटेल में ही। इन एन एक्सपेरिमेंट विथ सोनोमीटर when a mass of 180 ग्राम is attached to the string समझिएगा, तो ये बेसिकली सेटअप कैसा होता है, आपको सेटअप जो है वो देखिए कुछ इस प्रकार का रहता है। सेटअप जो है आपको कुछ इस प्रकार का रहता है। यहाँ पे आपको ये वायर है, ये रही आपकी काम की वायर, ठीक है। आप इसको दो जगह से ऐसा ऐसा अटका सकते हैं, ठीक है। बाई मूविंग दिस यू कैन चेंज दी लेंथ बिटवीन द टू फिक्स्ड एंड्स। अच्छा, और इस वायर में टेंशन पैदा करने के लिए आप यहाँ पे बेसिकली एक मास लटका देते हो। आप यहाँ पे एक मास लटका देते हो, मास चेंज किया तो वायर में टेंशन चेंज हो गया। वायर में टेंशन कितना हो जाएगा? mg के बराबर, ठीक बात है। और ये हो गई आपको वायर की लेंथ, राइट, जो आपको पार्टिसिपेट करेगी स्टैंडिंग वेव में। कहता है कि जब मास 180 ग्राम है, it vibrates with a fundamental frequency of 30 hertz. When a mass m is attached, the string vibrates with a fundamental frequency of 50 hertz. तो m की वैल्यू क्या है? देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको हो जाएगा 1/12 और v की जगह आप लिखोगे टेंशन अपॉन म्यू। टेंशन का मतलब mg अपॉन म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। क्या लेंथ चेंज कर रहे हो? नहीं। क्या आपने ग्रेविटी तो खैर वो सेम ही है। क्या आपने म्यू चेंज किया? म्यू इस वायर का होगा मास पर यूनिट लेंथ, वो भी नहीं बदला है। तो आप बेसिकली मास बदल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास, यानी कि मास इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो हमसे वही पूछ रहा है कि आपका बाद में मास कितना है। सो m2/m1 इज इक्वल टू योर f2/f1 का होल स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको m2 निकालना है। m1 हमको दे रखा है यहाँ पे 180 ग्राम, f2 हमको दे रखा है यहाँ पे 50 और f1 हमको दे रखा है यहाँ पे 30। सो 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 0 से 0 मर गया। दिस इज योर 25/9। 9 इसको कट करेगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि सर m2 इज इक्वल टू योर 500 ग्राम्स। क्या आंसर ग्राम्स में देना था? बिल्कुल आंसर आपको ग्राम्स में ही देना है, ठीक है सर। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द लीस्ट काउंट्स ऑफ द मेजरिंग स्केल्स ऑफ पोजीशन of object u and for the position of image v are delta u and delta v. The error in the measurement of the focal length of the convex lens is how much? तो भैया 1/v is equal to 1/v minus 1/u होता है अपने को। आप जब एरर की बात करते हैं, अगर आपको सवाल में कुछ नहीं मेंशन है तो आप हमेशा मैक्सिमम एरर निकालने का ही प्रयास करते हैं, तो आप हर जगह प्लस साइन पहली बात तो बीच में लगा देते हैं। और जब इस प्रकार से रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है, आप जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये होगा df अपॉन एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप df की जगह डेल्टा एफ लिखते हैं। डेल्टा एफ अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू अपॉन यू स्क्वायर। अभी हम लोग मैक्सिमम एरर लिखना चाहते हैं डेल्टा एफ में, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू योर एफ स्क्वायर, यहाँ पे आपको हो रहा है डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस योर डेल्टा यू बाई यू का स्क्वायर। तो ये हमको मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है सर। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एकदम डिटेल्ड वे में क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट नॉट टू इंटीजर टाइप में पूछा गया जहां पे आप स्किप मार के निकल जाते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे हमने एक बहुत शानदार प्रॉपर वीडियो बनाया जहां पे समझाया है। अगर आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में नहीं जानते हैं तो आप इसको पढ़ के एकदम ऊपर से जाएगा। फिर एक बार एक्सपोजर जरूरी है उस चीज का, तो जाके देखिएगा। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का वीडियो हमारे चैनल पे है।
हाँ, टाइप करो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बाय एड्यूनिटी, मिल जाएगा। ठीक है। इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स के साथ मिक्स होता है इसका कॉन्सेप्ट। इन फाइंडिंग आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं कि आपको फंडा क्या होता है ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। अगर तुमको ध्यान में हो, तुमने अपैरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझिएगा। यहां पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर जब इसको ऊपर से देखता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑब्जर्वर की जगह एक माइक्रोस्कोप है, तो जब आप इसको ऊपर से देखते हो, अगर ये स्लैब नहीं होता तो आपको ऑब्जेक्ट यहीं दिखता। लेकिन क्योंकि आपको एक ग्लास स्लैब आ गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनाब आपको लेटर से म्यू है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिख के लगभग कहीं यहां दिखता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते वक्त तुम इस ग्लास स्लैब के ऊपर आखिरी में एक पाउडर भी गिराते हो टॉप पे, ठीक है। अच्छा, पाउडर गिराते हो। मुद्दे की बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें ये रियल डेप्थ चाहिए, ये अपैरेंट डेप्थ चाहिए। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ये दो दूरियां चाहिए होती है। हमें चाहिए होती है यहाँ पे ये डी नॉट और हमें ये चाहिए होता है डी प्राइम। तब हम कहते हैं कि भाई साहब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू योर रियल डेप्थ अपॉन योर अपैरेंट डेप्थ। अब हमको यहां पे सबसे पहली बात तो जो वो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में जानकारी दिया है कि उस माइक्रोस्कोप में जब आप लेंस मेजरमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपको वर्नियर स्केल उसके साथ अटैच्ड है, जिसमें 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन। ठीक बात है सर। तो हमको यहीं से समझ में आता है कि हमारा जो आप क्या लिखते हैं 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD, यानी कि सर 1 VSD इज इक्वल टू योर 49 बाबा 49 बाई 50 MSD। अच्छा, 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इन ईच सेंटीमीटर। मतलब सर हमको कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया है 1 सेंटीमीटर बटा 20, 1 सेंटीमीटर बटा 20। बढ़िया है सर। तो भैया वो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, यही करोगे ना 1 MSD माइनस 1 VSD और उसके जगह तुम लिखते 49 बाई 50 MSD। तो यहां पे तो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज इक्वल टू 1 बाई 50 MSD एंड 1 मेन स्केल डिवीजन इज दिस मच। तो ये हमको हो जाएगा लीस्ट काउंट हो रहा है 1 बाई 50 इंटू 1 बाई 20 सेंटीमीटर, बोले तो सर 1 बाई 1000 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब हम आपके लिए ये सबको मिटा रहे हैं क्योंकि हमें जो चीज यहां पे चाहिए थी शुरुआती इंफॉर्मेशन की लीस्ट काउंट 1 बाई 1000 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें जानकारी प्राप्त हो गई है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 1 बाई 1000 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको भी यहां से हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी यहां पे हटा सकते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, फॉर मार्क ऑन द पेपर। अब ये जब तुम एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो तुमको ये लैंग्वेज समझ में आएगा। फॉर मार्क ऑन द पेपर, ये मार्क क्या है? बेसिकली आप ग्लास स्लैब के नीचे एक पेपर रखते हो और आप उस पेपर पे एक मार्क बना देते हो, लेटर से आपने क्रॉस बना दिया। बिना ऊपर ग्लास स्लैब को रखे तुम ऊपर से देखते हो, तुमको ये मार्क ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस समय, तो तुमको वो एक रियल डेप्थ उसका दिखाई देता है। तो जब तुमने मार्क ऑन द पेपर देखा तो उस समय मेन स्केल रीडिंग इतनी थी और आपका वर्नियर स्केल में जो 26th डिवीजन था वो मैच कर रहा था मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया है सर। तो भाई साहब ये जो है आपका, है ना। अच्छा, अगला ही पढ़ लो। मार्क ऑन द पेपर इज दिस मच। फॉर मार्क ऑन पेपर सीन थ्रू द स्लैब, यानी कि स्लैब
रखने के बाद आपको वो मार्क कहां दिख रहा होगा, वही तो हुआ होगा आपका ये वाला पॉइंट। तब रीडिंग इतनी थी। फॉर पाउडर पार्टिकल ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, आपको ये रीडिंग है। पाउडर जब टॉप पे रखा था तो आपका रीडिंग इतना निकल के आ रहा है। ठीक बात है सर। सो अभी आप जो भी मेजरमेंट कर रहे होंगे उसका रेफरेंस कहां है, लेट अस से कहीं यहां है, उसका रेफरेंस कहीं यहां पे है। सो आप जो मेजरमेंट किए कि मार्क ऑन द पेपर इज दिस मच, तो आपने ये जो रीडिंग यहां से आएगी निकल के, वो बेसिकली आपको यहां से है, यहां से यहां तक की रीडिंग हुई, राइट? ये जो पाउडर वाला आपने रीडिंग लिया है तो वो बेसिकली यहां से यहां तक का रीडिंग है। तो आपको अगर डी नॉट चाहिए तो आपको ये वाली x1 और x2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको x1 और x2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग है ना ये सारी रीडिंग को लिख देते हैं। अगर हम इस वाली रीडिंग की बात करें, अगर हम इस वाले रीडिंग की बात करें, इसे चलो x1 बोल देते हैं या रादर y1 बोल देते हैं, वर्टिकल्स में रीडिंग है। तो y1 इज इक्वल टू योर मेन स्केल रीडिंग, दैट इज इक्वल टू 8.45 प्लस 26 इंटू लीस्ट काउंट, 26 इंटू लीस्ट काउंट। तो सर 26 अपॉन 1000 कितना ये निकल के आएगा अपने को? सर ये हो रहा है 8.45 एंड ये आपको हो जाएगा 0.026, 0.026। तो इसको अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 674.8। तो ये हमको हो रहा है जनाब 8.476। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला जो प्राणी है, इस केस में आपको जो y2 निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू योर 7.12 प्लस 41/1000 विच इज इक्वल टू 0.041। ठीक है, तो ये अपने को कितना हो जाएगा, ये अपने को कितना हो जाएगा 7.12.041, तो 161 इतना। सो दिस इज इक्वल टू 7.161। अच्छा सर, एंड आखिरी में जो आपने एक और रीडिंग लिया है पाउडर वाला, तो सर यहाँ पे ये रीडिंग, इसको अगर हम लोग y3 बोल दे तो ये अपने को हो जाएगा 4.05 प्लस 1/1000 विच इज 0.001। तो ये हो जाएगा 4.051। ठीक है, सभी सेंटीमीटर्स में है। तो ये हमारे लिए काम की रीडिंग है, ये हमारे लिए काम की रीडिंग है, ये हमारे लिए काम की रीडिंग है। जैसा कि हमने बोला, कहीं आपको, आप जहां से भी स्केल आपका रेफरेंस रहा होगा, लेटस से आपको यही रेफरेंस है, यही आपका लेटस से रेफरेंस है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आपने ये मेजर किया है, आपने ये मेजर किया है, और रादर आपने आई तक मेजर किया है, आपने ये वाला मेजर किया है। ठीक है, ये हमारा y1 है, ये वाला हमारा y2 है और ये वाला हमारा y3 है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, आपको जो डी नॉट है आपका, जो सर यहाँ पे डी नॉट है, ये डी नॉट क्या हो जाएगा, ये डी नॉट आपको y1 माइनस y3 नहीं है, y1 माइनस y3 नहीं है, y1 आपको है 8.476 एंड y3 आपका है 4.051। ठीक बात है सर। अच्छा, तो सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 4.051, ये अपने को निकल के आ रहा है 5, ये अपने को निकल के आ रहा है 2, 4 और 4। तो सर 4 यहां से हमने देखा सर, ये हमको निकल के आ रहा है 4.425 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक उसी प्रकार अगर तुम यहाँ पे डी प्राइम लिखोगे तो सर आपका डी प्राइम क्या है, y2 माइनस y3। दिस इज योर y2 माइनस y3। नाउ बाबा y2 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 7.161 माइनस y3 इज योर 4.051। ठीक बात है सर। तो सर ये हमको हो गया 7.161 4.051 0.113। सर ये हो रहा है 3.110। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर।
तो हमारा जो सर म्यू है, म्यू इज इक्वल टू योर डी नॉट अपॉन डी प्राइम. ना डी नॉट इज दिस मच 4425 डिवाइडेड बाई 3110. डेसिमल डेसिमल था, हमने दोनों डेसिमल को उड़ा दिया. ठीक बात है सर. सो बेसिकली अपने को इसको जो है ना तबीयत से डिवाइड करना है. तो अगर तुम इसको आराम आराम से डिवाइड करो, और ये सवाल क्या है कि प्रिसाइजली सॉल्व करने की ज़रूरत है ना. ऑप्शंस को देखिए, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंट अपार्ट नहीं है. अगर तुम इसको डिवाइड करो, सबसे पहले तुम यहाँ पे 1 ही देते, सो 3110, ये आपको हो जाएगा 5 1 3 1. आप यहाँ पे दशमलव देते, आप यहाँ पे शून्य देते, आपको दिख रहा है कि सर ये 4 के साथ जाता, ये आपको हो जाता 0 4 4 4 3 12, तो 0 1 7. ठीक है, यहाँ पे एक और शून्य आता, फिर आपका अगला 2 के साथ जाता. तो आप देख पा रहे हैं सर ये आपको निकल के आ रहा है 1.42, और ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था. द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर whose 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल. तो हमको यहाँ पे कहता है कि भैया आपका जो 10 VSD है दैट इज इक्वल टू योर 9 MSD. यानी कि सर 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD. यानी कि सर आपका जो लीस्ट काउंट रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 VSD की जगह हम ये लिखते तो हमको ये निकल के आता 1/10 MSD. और हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. तो 1/10 MSD की जगह तुम लिखते 1 मिलीमीटर, तो भैया ये आपको कहीं ना कहीं हो गया है 0.1 मिलीमीटर. अच्छा, बढ़िया है सर. द मेन स्केल रीडिंग इज 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द डिविजन ऑन द मेन स्केल. तो भैया हमारा जो डायामीटर हो गया है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस कहाँ गया, कितना डिवीजन मैच कर रहा है, सेकेंड डिवीजन, तो सेकेंड इंटू लीस्ट काउंट. भैया लीस्ट काउंट आपको मिलीमीटर में है. दिस फेलो इज योर मिलीमीटर. तो भैया इसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, है ना. ये आपको 0.01 सेंटीमीटर है, तो 0.01 ताकि हमारा सेंटीमीटर ऐड हो पाए. तो ये हमको दिख रहा है बाबा 2.02 सेंटीमीटर. यानी कि आपका जो रेडियस हो गया है स्फीयर का, रेडियस हो गया दैट इज 1.01 सेंटीमीटर. अच्छा, तो बाबा आपको रेडियस पता है, आपको मास पता है स्फीयर का, आपसे डेंसिटी पूछ रहा है स्फीयर का. तो एक काम करो, यहां तक की कहानी को उड़ाओ यहां से, है ना. अपने रेडियस कैलकुलेट कर लिए हैं, अब आपका जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 4/3 πr³. अब और बड़ा पेशेंटली करना होगा. ऑप्शन देखो 2.2, 2.5, 2.0, 1.7, काफी क्लोज. तो आपका अप्रोक्सीमेशन भी सुंदर वाला होना चाहिए, बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं, एकदम माइन्यूट अप्रोक्सीमेशन. अगर हम ध्यान से देखें तो सर 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, रेडियस हमारा कितना है 1.01. इसे हम लिख सकते थे 1 प्लस 0.01 का होल क्यूब. सर क्या यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, यही दिमाग लगाना था. सर ये वैल्यू इसके सामने बहुत छोटी है, तो आप यहाँ पे 3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो. करते थे ना, कितनी बार बताएंगे. 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n. अगर x बहुत छोटा है तो आप इसे 1 प्लस nx लिख सकते थे. तो सर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14. इसे हम लिखते 1 प्लस 0.03. तो ये हमारे को हो रहा है 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 1.03. तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं 1/3, 3.14, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आपको हो जाएगा 4 3 12, और यहाँ पे एक 4 आ जाता. अच्छा है सर, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, और करना पड़ेगा, आराम से ही करना पड़ेगा. यहाँ पे आपके पास 314 है और यहाँ पे आपके पास 412 है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 8
2 6 4 1 3 और ये आपको हो जाएगा 4 चक्के 16, 5 और 4 तिया 12। तो ये हमको निकल के आ रहा है 8 6 12 13, ये 9 12, 4 डेसिमल, तो यहाँ पे इतना हो रहा है। तो ये सर हमको निकल के आ रहा है 12.9368 डिवाइडेड बाई 3। डिवाइड किया तो सर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सर 312, 4.312, काफ़ी इतना। तो सर ये हमारे को निकल के आ रहा है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा जो डेंसिटी हो जाएगा मास विच इज इक्वल टू योर 8.635 डिवाइडेड बाई 4.312। क्या आपको अब नहीं दिख रहा है कि सर ये तो ऑलमोस्ट 2 है? इसको जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.624 आएगा और ऊपर 8.635। दिस वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू 2.0 विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर। देयर आर 100 डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज ऑफ पिच इतना। तो भैया स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो पिच है 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। सो यही है आपको 1/100 मिलीमीटर है। With no measuring quantity in between the jaws, the zero of the circular scale lies 5 division below the reference line। अच्छा, तो भैया कुछ इस प्रकार का माहौल है। अगर हम ध्यान से देखें सब कुछ अगर सही होता, यहाँ पे आपको एक रेफरेंस लाइन ऐसा, सब कुछ अगर सही होता तो जॉज जब आपस में टच मार रहे होते तब सर्कुलर स्केल का 0 एकदम इस लाइन के साथ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखा गया कि भैया वो नीचे है। खट 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 खट, देखा गया कि सर वो नीचे है, यहां पे था 0, राइट। और 5 डिवीजन नीचे है, यानी यहां पे आपको होगा अब 5। तो 5 जो है अब इसके साथ मैच मार रहा था। अच्छा है सर। तो इसमें क्या हो गया कि भैया जब आपको जॉज आपस में टच भी थे तब भी आपको एक रीडिंग शो हो रही है, 5 डिवीजन आपको मैच कर रहा है, तब भी कुछ रीडिंग शो हो रही है, राइट। तो ये आपका बेसिकली पॉजिटिव एरर हो गया। इसे हमें फाइनल रीडिंग से सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि बिना कुछ मटेरियल बीच में फंसाए आपको एक रीडिंग आ रही है। रीडिंग लेने के लिए तुम इसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते हो, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तब तो 0 नीचे आता। तो बिना कुछ जॉ आपस में टच है फिर भी आपको 0 नीचे है, मतलब पहले से ही कोई रीडिंग यहां पे आपको दिख रही है, राइट। यही आपका एरर है। दैट इज इक्वल टू योर 5 multiplied by your least count, that is your this much, which is your 0.05 मिलीमीटर। ठीक बात है सर, बहुत सुंदर। अब आपने क्या किया, डायमीटर को मेजर करने के लिए वायर का आपने उसको बीच में फंसाया होगा। इट इज फाउंड दैट 4, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, 4 लीनियर स्केल डिविजन्स आर क्लियरली विजिबल with 60 divisions on circular scale coincide। तो भैया आपको जो रीडिंग हो जाएगा, आपको जो रीडिंग हो रहा है, हमसे कहता है कि मेन स्केल पे आपको 4 लीनियर स्केल विजिबल था क्लियरली। आपने जब इसको घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो आपको यहाँ का 4 डिवीजन क्लियरली विजिबल था, और एक डिवीजन यहाँ पे आपको 1 मिलीमीटर है, एक जो आपका पिच है। अच्छा सर, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि आपको मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस योर एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कितना है, 4 इंटू 1 मिलीमीटर प्लस, अब सर्कुलर स्केल डिवीजन 60 इंटू लीस्ट काउंट, कहाँ गया लीस्ट काउंट, 0.01 है लीस्ट काउंट, माइनस 0.05। तो सर 4 प्लस 0.60 माइनस 0.05, ये हमको निकल के आ रहा है 4.55 मिलीमीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। ये आपको प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है। अगर आपने
इसका बेसिक्स पढ़ा है, फिगर ऑफ मेरिट में जो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम होता है, तो आप इसको क्रैक कर लेते हैं। फिगर ऑफ मेरिट डिटरमाइन करने के लिए जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है, राइट। यहाँ पे आपके पास एक हैवी रेजिस्टेंस होता है आर, जिसे इस सवाल में क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और आपके पास यहाँ पे सप्लाई है ई, समथिंग लाइक दिस। ठीक बात है। जब आप हाफ डिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप इसके ऊपर एक शंट भी लगाते हो इस प्रकार से, और तब आपका एक्सपेरिमेंट हाफ डिफ्लेक्शन के लिए आप करते हो। फिलहाल के लिए हमें फिगर ऑफ मेरिट के ऊपर सवाल एग्जैक्टली पूछा गया है, तो उसके लिए आप इस शंट को यहां से हटा देते हो, राइट। आपका यहाँ सप्लाई है, ये एक रियोस्टाट है, तो भैया सर्किट में आपको कोई करंट फ्लो कर रहा है जिसे हम कह देते हैं यहाँ पे IG। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपका ये जो IG होता है, दिस इज इक्वल टू योर E अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। मान लीजिए कि सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा G ही सिंबल ले लेते हैं, तो कैपिटल G, सही बात है। अब भैया गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर करंट। IG इज प्रोपोर्शनल टू योर थीटा, और ये प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हो तो K इंटू थीटा, इसी K को कहा जाता है आपको फिगर ऑफ मेरिट। दैट्स इट, यही इसका आपको थ्योरी है। तो भैया IG को तुम यहां पे रिप्लेस कर सकते थे K इंटू थीटा E अपॉन R प्लस कैपिटल G। प्रॉपर समझाएंगे, ठीक है, वो रैंडम सोल्यूशन नहीं है। अच्छा सर, हमको ग्राफ दिया है 1/थीटा वर्सेस रेजिस्टेंस का, तो एक काम कीजिए, इसको तुम लिख सकते हो K इंटू आर K इंटू जी डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू 1/थीटा, यानी कि सर 1/थीटा इज इक्वल टू योर K बाई E इंटू आर प्लस K इंटू जी बाई E। तो भैया ये 1/थीटा है ना, ये अगर हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट बन रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दिख भी रहा है। बिल्कुल सर, यानी कि जो हमारा स्लोप है, हमारा स्लोप ही क्या है, k बाई ई के बराबर है, k बाई ई के बराबर है। और स्लोप तो हम सर यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, ये रहा हमारा स्लोप, ये रहा हमारा सर स्लोप, दिस थिंग विल बी इक्वल टू हाफ एंड द बेस वुड बी इक्वल टू योर 2। तो सर कहीं ना कहीं हम m की जगह यहां पे लिख सकते थे हाफ अपॉन 2 इज इक्वल टू फिगर ऑफ मेरिट डिवाइडेड बाई E, और E की वैल्यू हमको सवाल में दिया है 2 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 लिखा। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 से 2 मरेगा, और K की जो वैल्यू है 0.5 है, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻1, तो हमारा जवाब जो है सर वो 5 हो जाएगा। क्लियर एकदम।